रमेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे जिंदगी दिल्ली के इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। और ये मेरी आपसे एक दूसरी मुलाकात है। और चलिए। पहले ही मुलाकात के अंदर मैं इतना प्रभावित हुआ था आपकी लाइफ जर्नी से। तो सोचा ये जी। कि इस लॉकडाउन के पीरियड में ये प्रोत्साहन आपसे एक बार फिर से हम लोग लें। और इसीलिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट करी। और थैंक यू सो मच, आपने एक्सेप्ट किया सर। ये अच्छा लगा मेरे को भी। और जो आज हमारे साथ जुड़ेंगे वो कौन जी। होंगे, किस टाइप के होंगे, ताकि मैं उसके हिसाब से अपना सब्जेक्ट वहां तक पहुंचाऊं। सब वो लोग हैं जो कि आज की डेट के अंदर लॉकडाउन के परिस्थितियों से लड़कर यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरे ज़िंदगी दिल्ली के सभी साथी हैं, मेंबर्स हैं, जो हमारे क्लब के, इस छोटे से क्लब के अंदर मेंबर्स हैं। पहली बात तो। और दूसरी चीज़ ये कि कुछ ऐसे प्रोफेशनल्स भी हैं इसके अंदर जो कि अपने कार्य को लेके थोड़े चिंतित हैं। किस प्रकार अब फ्यूचर जी। हमारे इस कोविड के बाद में इस देश का रहेगा, व्यापार का रहेगा, उसको लेके थोड़े चिंतित भी हैं। सो मेरी आपसे जो चर्चा रहेगी सर, वो इसी विषय में है कि किस प्रकार से हम लोग प्रेरणा पहुंचा सकें, किसी प्रकार से नई सोच दे पाएं। और नई सोच देने के लिए सर आपके जो हिस्ट्री के अंदर जाना ज़रूरी है। क्योंकि जिस प्रकार से आपने अपने आप को एक सक्षम और इतना काबिल बनाया है सर, वो लाइफ जर्नी अपने आप के अंदर बहुत प्रेरणा देती है। तो सबसे पहले जी। तो जी। सर कैसे शुरुआत हुई अग्रवाल बैकर्स मूवर्स की? अगर छोटी सी आपकी जर्नी का ब्यौरा हमें मिल जाए। जी। थैंक यू गुरु साहब, बहुत अच्छा लगा। और आपने और बेस्ट पार्ट की काफी जितने लोगों से जुड़ाया। और अ, मैं तो समझता हूँ कि जब किसी के क्वेश्चन आएंगे तो मेरे को काफी सीखने को मिलेगा। मेरा हमेशा एक ही रहा कि जो लाइफ है, जब हम कभी भी जो शुरू करते हैं, एक सक्सेसफुल कभी किसी अमीर के घर में पैदा नहीं होता, किसी ऐसी जगह पैदा नहीं होता कि भाई वो तो जन्मा ही है। ठीक है, कुछ लोगों को ऐसा मिल जाता है, बट मैं कहता हूँ कि लाइफ का जो एक पोर्शन है, कि उसको जो गिफ्ट मिलता है गॉड से, दैट लाइफ इज 10%, द सक्सेस इज 10%, हाउ यू मेक इट, एंड 90% हाउ यू टेक इट। तो 10% ऐसा है कि हम एक किसी घर में पैदा हो गए, किसी अच्छे स्कूल में हमारे को एजुकेशन हो गई। मैं इसको केवल एक 10% मानता हूँ। और 90% तो उसको मानता हूँ कि जो उसके बाद आप अपने पाँव पे खड़े होकर जिस मुकाम पे पहुंचते हो, वो आपका अपना मेहनताना, आपकी अपनी सोच, आपके दिए हुए फैमिली के करेक्टर्स, आपकी एक जो सकुशलता, वो 90% उस पर निर्भर करता है। मेरी जो कहानी शुरू हुई बचपन, एक छोटा सा किराना शॉप की दुकान होती थी पिताजी की, बहुत छोटी, मतलब जो आप कह सकते हो कि जिसमें पूरा सामान भी यदि हम कहेंगे दुकान में, तो उस 1976-77 में जब मैं 15 साल का था, पिताजी के साथ का काम करने का मौका मिलता था, तो सारा मिलाकर वो 5,000 रुपए की भी कीमत का नहीं होगा मैक्सिमम। और उसके अंदर मैं स्कूल में भी जाता था, कॉलेज में भी जाता था। तो कोशिश करता था कि दुकान में बैठ के तो पिताजी जो करना है कर ही लेंगे, जो भी 15-20 रुपए कमाने के प्रति दिन के वो कमा लेंगे। पर मैंने सोचा कि इसके साथ पिताजी का और हाथ बटाऊं। तो एक ही चीज सोची कि हमारे एक दोस्त रहते थे सिलीगुड़ी, और वो जब गांव में आए तो उन्होंने कहा कि वहां पर मैं आपको एक चाय की पेटी, जो टी यूज होता है चाय पत्ती, उसकी 40 किलो की एक पेटी भेजूंगा किसी तरह ट्रांसपोर्ट बुक करा के, और ये नजदीक के 5-7 गांव में आप उसको बेच सकते हो। और मेरे को बड़ा अच्छा लगा। उस टाइम मेरे को याद आती है वो 7-8 रुपए किलो की चाय पत्ती की का भाव था। वो पेटी वहां से आई, मैं हिसार से वहां छुड़वा कर लाया ट्रांसपोर्ट से। और उसके बाद उसके आधा आधा किलो के 250 ग्राम के पॉलीथीन टाइप के पैकेट बनाए, और वो दो बड़े बड़े बैगों में भरे और साइकिल पे लाद कर इधर उधर जो 7 गांव है वहां पर मैं ले जाना शुरू किया। और मैं छोटी आयु का था, मेरे कद भी उस टाइम पर काफी छोटा था।
तो जितने भी जहां मैं जाया करता था वो मेरे को बड़े, "अरे भाई इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है ये चाय पत्ती रख दो।" तो इस हफ्ते में मैं रख के चला गया, अगले हफ्ते में दूसरी रख गया, पिछले का पेमेंट लेके चला गया। तो ये मेरा साइकिल चल पड़ा। तो मेरे को याद है कि मैं प्रतिदिन 10 से 12 रुपए कमा लिया, और उसमें मेरी पढ़ाई भी हो जाती थी, और उसमें से कुछ पिताजी को भी मैं दे दिया करता। और मैं इतना खुश था कि मैं आज मेरे पाँव पे खड़ा होकर मेरा अपना एक बिज़नेस शुरू कर दिया। वो बड़ा एकदम अपने आप को बड़ा प्राउड फील हो रहा था। कौन सा और सा धीरे-धीरे ये 7 अक्टूबर की बात, मैंने ये चाय पीती शुरू करी, क्योंकि मेरे पास साइकिल नहीं थी, और साइकिल के लिए पिताजी बोले कि भाई देखो अब तो पैसे नहीं है, तो बिना 6 गाँव में साइकिल से घूमना बड़ा मुश्किल। तो एक भिवानी जिले में मेरी मेरे से बड़ी बहन रहती थी, तो वहाँ गाँव में मैं उनके पास गया कि उनके पास साइकिल थी। मेरे को, मैं जब भी जाया करता था बहन के घर पे, तो साइकिल में कुछ चलाने का मौका मिलता। तो मैंने कहा कि मेरे को 2-3 महीने साइकिल दे दो, तो उसके बाद तो मैं मोल ले लूंगा। अब पिताजी ने मना कर दिया कि साइकिल अभी नहीं देंगे आपको, और जब तक मैं बेच नहीं पाऊंगा, बसों के अंदर 7-8 गाँव कवर करना मुश्किल है। उसने कहा भैया आप ले जाओ साइकिल, तो घर में खातों में खड़ी है, क्योंकि हमारे जीजा जी कहीं पूना आ गए थे बिजनेस करने या कोई सर्विस करने, तो साइकिल खाली रह गई। तो वहां से मैं साइकिल लाया, और उसके बाद मैंने काम शुरू किया। इमरजेंसी के बाद एक इत्तेफाक हुआ कि पूरे देश भर में बहुत से लोगों को पकड़ा गया। मेरे कई अध्यापक जो मेरे को पढ़ाया करते हैं उनको भी पकड़ा गया। तो मेरे दिल में एक रोष सा पैदा हुआ कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि उम्र जरूर छोटी थी, बट एक मन में ये था कि ऐसा क्यों हुआ, इन्होंने कौन सी गलती करी। इमरजेंसी खुलने के बाद हमारा गांव के अंदर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, आरएसएस जिसको कहते हैं, उसकी शाखा लगनी शुरू हुई। उस शाखा में उन्होंने मेरे को, जब मैं साइकिल से 10 गांव में घुमा करता था, उन्होंने कहा कि आप शाखा भी लगाया करो, इन गांव में घुमाया करो। तो मंडल की जिम्मेवारी मेरे को दी, जिसमें 7 गांव आते थे। उस टाइम पर मैं मंडल भौतिक प्रमुख बन गया, और अब 2 काम करने लग गया। मेरी साइकिल भी बेचता, और वहां आधा घंटा में मेरी आरएसएस की शाखा भी लगा के आता, उसकी चर्चा होती। धीरे धीरे करते हुए एक बार इंडियन एयरफोर्स की भर्ती थी। मेरे दिल दिमाग में शुरू से बैठा हुआ था कि मेरे को 5 या 6 साल, जो आज भारत सरकार ने मॉडल बनाया कि 3 साल हर भारतीय को आर्म फोर्स में भर्ती होकर देश के लिए कुछ करना चाहिए, वो मेरा मॉडल बहुत शुरू से ही था कि मेरे को कम से कम 5 से 7 साल मैं किसी भी डिफेंस में जाऊंगा। मेरे को भारतीय वायुसेना में मौका मिला। 79 के अंदर मैं पढ़ाई करते करते कॉलेज से एग्जाम लिखा अंबाला में, वहां से सिलेक्ट हुआ, और वहां से एमटीआई ट्रेनिंग सेंटर है एयरफोर्स का, वहां मैंने 15 महीने ट्रेनिंग की, और ट्रेनिंग से पास होकर पहली मेरी जो पोस्टिंग हुई वो जेएनके में हुई। और इस तरह से मेरे को जेएनके में 6 साल सर्विस करने का मौका मिला, और वहां रहकर करगिल, हवाई, द्रास, लेह, लद्दाख, अवंतीपुरा, जो ये जो ये सारा एरिया -18 to 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में रहने का मौका मिला। कई बार बर्फ के अंदर स्नो बाइट भी हुआ, उससे भी मेरे को रीबर्थ मिला। एक बार तो ऐसा हो रहा था कि जैसे भगवान को मंजूर है कि यहाँ मत रहो और अपने पास आ जाओ, मगर किसी तरह से डॉक्टर कथूरिया एक थे जिन्होंने मेरी लाइफ को बचाया, और मैं अभी आपके सामने हूँ। और 86 के एंड में मैं एयरफोर्स से जो मेरा कार्यकाल था 5-6 साल का, क्योंकि मेरे को ये था कि 5-6 साल के अंदर मेरे को जो सीखना है, मेरे को दिस इज मोर देन एमबीए, क्योंकि एमबीए के अंदर कुछ पर्टिकुलर सब्जेक्ट को सीखना पड़ेगा, मगर डिफेंस की जो सीख है वो आप मल्टीपल सिखाता है। आपका होरिजन चारों तरफ, वर्टिकल एंड होरिजन दोनों को मजबूत करता है। आपको मैनेजमेंट से लेकर सब कुछ सीखने को मिल जाता है, जो मेरे को वहां सीखने को मिला। एयरफोर्स में रहते हुए एक चीज का अनुभव किया कि जब ऑफिसर ट्रांसफर होते थे वहां पर, तो बड़ा पेनफुल होता था, क्योंकि उनका सामान एक जगह से दूसरी जगह जाना, वो एक अपने आप में बड़ी दिक्कत। तो थोड़ा सा मन में शुरू से मेरी एक अलग से रही खुदारी टाइप की, कि जब एयरफोर्स में मैं सीखा, एयरपोर्ट छोड़कर आया, तो जो एक धनराशि मेरे पास जो भगवान ने जो मेरे को वहां से मिली थी एयरफोर्स से, तो कोशिश रही कि मैं वहां की वहां अपनी वार विडो को देकर
एक वर्दी, एक सूटकेस, एक टिकट, एक बेल्ट, 1 रुपया वहां लेकर मैं विदा हुआ और फिर मेरा इतिहास शुरू हुआ 1 रुपए से। तो मैं कह सकता हूँ कि आज जो 1300 गाड़ी, 5-6 हजार लोग काम कर रहे हैं, हिंदुस्तान के 130 जगह ऑफिस, वर्ल्ड के 182 कंट्रियों में एसोसिएशन और 650 करोड़ का टर्नओवर, वर्थ कहें तो 2000 प्लस करोड़। तो ये सारा का सारा उस 1 रुपए के कारण मल्टीपल हुआ। बहुत और वो मल्टीपल को यदि मैं श्रेय देता हूं तो वो श्रेय इसलिए होगा कि जो मेरी एफडीआर हुई थी, डिपॉजिट वार विडो को देकर आया था, आई डोंट से इट इज डोनेशन, मैं हमेशा कहता हूँ ये मेरी एफडीआर थी। छोड़ने के बाद वो एफडीआर मेरे को अपने आप मल्टीपल हुई और उस एफडीआर ने मेरे को यहाँ पर खड़ा कर दिया। बहुत खूब सर, बहुत इंस्पायरिंग है। और ज़ीरो से किसी की जर्नी को यदि हम सुनते हैं तो डेफिनेटली वाकई में इतना इंस्पायर करती है वो कि मन में होता है कि हम भी कुछ ऐसा कर पाएँ अपने जीवन के अंदर, या ऐसी कुछ आगे प्रेरणा ही दे जाएं, हमारे जाने से पहले कम से कम ये प्रेरणा ही पहुंच जाए लोगों तक। ये बहुत खूब रही जर्नी सर। लेकिन एक तरीके से इस कोरोना वायरस के चलते ये सब चीज़ें जो हैं एक रीसेट हो गई हैं। मतलब एक तरीके से हम लोग ये माने कि ज़िंदगी ने शायद एक नई करवट ली है और सब कुछ ज़ीरो पे आके खड़ा हो जाएगा फिर से। तो क्या आपको लगता है सर कि हमारी जनरेशन जो है वो प्रिपेयर्ड है? क्योंकि अभी तो कई लोगों ने अपने कैरियर शुरू ही करने थे, तो ये एकदम माहौल ऐसा बदल गया कि शायद ऑफिस का माहौल तो बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा। कैसे कोप अप करें सर हम लोग? ये देखो, एक कुछ चीजें क्या होती है, जैसे कि अब हमारे को मालूम था कि बंगाल में साइक्लोन आने वाला, 5 दिन पहले हमारे को वार्निंग मिल गई। तो मैनी थिंग्स जो कर पाई सरकार और वहां के जो नागरिक, वो तैयारी कर ली कि भाई अपने कुछ सामान जो बाहर रखे हैं वो अंदर रख लो, कुछ चीजें जो है उड़ने वाली है उसको टाइट कहीं बांध दो, कुछ चीजें हैं शहर से बाहर ले जाओ, क्योंकि वो चीज का एक वार्निंग थी। पर कोरोना की तो हमारे को कोई वार्निंग ही नहीं थी कि ये आपके आने वाला है। तो दैट मीन मेरा वर्ल्ड ही प्रिपेयर नहीं था, हिंदुस्तान तो कहाँ प्रिपेयर होगा। जब हिंदुस्तान ही प्रिपेयर नहीं था तो मेरे जैसे आम लोग कहाँ प्रिपेयर होंगे। तो पीपल वर नॉट प्रिपेयर। जब ऐसी चीजें आती है अकस्मात, उसमें जरूर नुकसान होता है, क्योंकि प्रिपेरेशन हमारी कोई तैयारी नहीं। हमको ये नहीं पता था कल से हमारे दफ्तर जाना बंद हो जाएगा। 130 ब्रांचेज हमारी थी और हमारे दिन रात ऐसे ऐसे हो रहा था कि इस साल हम ये टारगेट पूरे करेंगे। और एक रात में सबको कहा कि अपने अपने घर में जाओ, लॉकडाउन हो जाओ। टारगेट की तो बात दूर रही, आप अपनी खुद की सुरक्षा करो। तो वो सारी चीजें मैं उस दिन की बात याद करता हूँ। मेरे 1300 गाड़ी रोड के ऊपर, 1300 गाड़ी सामान के भरकर पूरे हिंदुस्तान के कन्याकुमारी से लेकर ले तक, वहां अगरतला आसाम से लेकर कंप्लीट जामनगर और भुज नलिया तक, उधर गोवा बम्बे, पूरा ऐसा कोई जगह नहीं थी, गाड़ियां नहीं थी। एकदम अचानक टायरों के फोन आने लग गए कि सर बॉर्डर के ऊपर गाड़ियां रोक रहे हैं, हम क्या करें। तो हमने कहा कि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे, पहुंचेंगे जब जब बॉर्डर कोई पार करने देगा। क्योंकि पहले सरकार का जो आदेश था कि जैसे रह जाओ। तो फिर हम सरकार के पास पहुंचे कि भाई जो ड्राइवर ट्रक में है एज गुड एज क्वारंटाइन, क्योंकि वो तो आइसोलेशन में ही है, वो किसी से मिल भी नहीं रहा। तो उसको तो अपने रोड के ऊपर कैसे जिंदगी बताएगा, न घर है न खाने का है, ढाबे सब बंद हो गए। तो 3 दिन के बाद सरकार ने आदेश दिया कि आप ट्रक लेके जा सकते हो अपनी जगह पर, वहां खड़ा करके ड्राइवर अपने क्वारंटाइन में जाए, अपने घरों में चले जाए। तो एक इतना ज्यादा पैनिक हो गया और सबको धीरे धीरे करके इट टुक 7 डेज। आज तक भी कुछ ऐसे हैं कि 1300 ट्रकों को अपनी अपनी जगह पर भेजा। एक ट्रक में किसी में 2.5 करोड़ का सामान, किसी में 50 लाख का सामान। अब किसी अकस्मात ढाबे पे खड़ा कर दे, कोई चौकीदारी नहीं है एकदम। मगर ये हिंदुस्तान की खासियत देखी मैंने, हमारे एक भी रुपए का सामान चोरी नहीं हुआ। सब ट्रक आज कहीं ना कहीं खड़े हैं, हमने अपनी जगह पर लेके गई। कुछ शादी में मैं समझता हूँ कि यदि सारा मिलाए तो हमारे कम से कम 5,000 करोड़ का सामान हमारे ट्रकों में। तो उससे बेस्ट क्या सीखा हमने कि एक ऐसी इमरजेंसी आ जाती है आपातकाल, तो आपकी टीम कैसे मैनेज करती है। वो एक सदा के लिए एसओपी बन गई।
एक रूल बन गया हमारे लिए, और वो रूल आज एसओपी में अकेली मेरी कंपनी के लिए नहीं, मैं पूरे देश के लिए भी वो साबित कर सकता हूँ कि ऐसी इमरजेंसी हो तो कैसे उसे निपटारा हो, कैसे सप्लाई चेन हो, कैसे लोगों की जान भी ना जाए और किस तरह से गंतव्य स्थान पर पहुंचा जाए। बहुत कड़वा था मगर सीखने को मिला। दूसरा, जो 40 दिन का लॉकडाउन हुआ उसके अंदर सप्लाई चेन देश की ना रुके, इससे मैं कनेक्ट हुआ भारत सरकार के कुछ मंत्रालय से। पीएचडी चैम्बर में मैं चेयरमैन हूँ लॉजिस्टिक कमेटी का। उसके माध्यम से हमारे 2-3 लॉजिस्टिक के सेक्रेटरी है मिस्टर सेल्वन सर, उन्होंने मेरे को कॉल किया। तो ऑल टुगेदर हमें कभी सप्लाई चेन ना रुके, उसके साथ कैसे काम करें, वो एक बहुत कुछ सीखने को मिला। क्योंकि आज आपने देखा होगा 2 महीने का लॉकडाउन रहा, 2 महीने के अंदर किसी भी सब्जी का, किसी चीज का भाव नहीं बढ़ा, क्योंकि हमारे से बैक में सप्लाई चेन में इतनी मजबूती थी कि भाव नहीं बढ़ेगा। कोई भी ट्रक एसेंशियल गुड्स के लिए रुकेगा नहीं। किसी ने भी थोड़ी सी कोशिश करी कि यहाँ बढ़ना चाहिए, उसी दिन व्हाट्सएप के ऊपर उस आदमी के बारे में लिख दिया कि ही इज ब्लैकमेलिंग। आदमी को शर्म आ गई, वो नीचे हो गया और पूरे देश की सप्लाई चेन को 2 महीने में रुकने नहीं दिया। ये एक लर्निंग, बहुत बड़ी लर्निंग। तीसरा, एक नई चीज निकल कर आई, कहते हैं कि जो हमारे ग्राहक है उनकी एक बहुत बड़ी तकलीफ इस मौके में हुई कि जब भी कोई सामान उनका जाता था, मैक्सिमम सामान पूरे ट्रक का नहीं होता, एक आधा ट्रक का सामान है, 1/4 सामान है। तो वो कहते थे कि भी आधा ट्रक का सामान, मगर हम नहीं चाहते कि आप दूसरा सामान के साथ लोड करो, क्योंकि दूसरा सामान का पता नहीं सैनिटाइजेशन है क्या, वो किस टाइप का सामान है, किन किन लोगों ने टच किया है। तो वो सामान यदि लोड करोगे दूसरे लोगों का टच किया हुआ मेरे सामान के साथ में, तो मेरे को भरोसा नहीं कि कोई इसमें ट्रांसमिशन तो नहीं हो जाएगा वायरस का। आई थिंक कनेक्शन थोड़ा पूर हो गया था। अब आई थिंक ओके। तो हाँ, करेक्ट। तो उन्होंने एक बड़ी चिंता जताई कि भाई मैं पूरे ट्रक का भाड़ा भी नहीं दे सकता और मैं मेरे सामान को किसी के साथ टच भी नहीं करवा सकता, तो ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, आधे ट्रक का किराया ही दूं। तो हमारे लोगों ने बीच में इस पे काम किया, कहा कि यार ये बात तो ठीक है, इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। आधा ट्रक यदि कहोगे मेरा एक्सक्लूसिव हो, मेरा ताला लगाऊंगा, मेरी चाबी होगी और मैं फुल ट्रक का किराया भी नहीं दूंगा। कई लोगों का क्या है, मेरा तो 1/4 ट्रक है, किसी ने कहा मेरा 1/10 ट्रक है। तो हमारे सप्लाई चेन में जब पीएचडी चैम्बर में था, तो उन्होंने कहा कि भाई यदि आप इनका एक्सक्लूसिव नहीं लेके जाओगे तो ये सामान टच होगा, ट्रांसमिशन का डर होगा, हम वो अलाउ नहीं करेंगे। और यदि आप साथ में लेके जाओगे वो होगा, अलग से लेके जाओगे बड़ा ज्यादा होगा। इसी दौरान एक नई खोज बनी हमारी और उसका नाम दिया हमने ट्रकिंग 2। खोज क्या हुई, हमने ट्रेलर के ऊपर डिफरेंट साइज की जो हमारे कंटेनर थे उसको हमने इसको यूज करना शुरू किया। 1 टन का माल है तो 1 टन वाला कंटेनर बना लिया, 2 टन का है तो 2 टन का, 4 का तो 4, उतने ही टन का मटेरियल, उतने ही साइज का उन लोगों ने डाला, अपना ताला, अपनी चाबी लगाई, उतना ही भाड़ा दिया। और ये हम 10 कंटेनर, 5 कंटेनर एक ट्राले में लेके जाते हैं, डेस्टिनेशन पे उनको उतारते हैं और एक एक घर में लेके जाते हैं, वो अपना खोलते हैं। तो ये मॉडल आज हिंदुस्तान की आने वाली लॉजिस्टिक का एक नाम बदलेगा और वर्ल्ड इसको याद करेगा, इंडियन लॉजिस्टिक अनटच, अनसीन एंड वायरस फ्री ट्रांसपोर्टेशन, डैमेज फ्री ट्रांसपोर्टेशन जो होगा, एक नाम तो इंडिया में जन्म हो गया। आज हम 2-3 हजार कंटेनर के साथ में आए हैं और ये नेक्स्ट 5 साल में मैं कह सकता हूं कि विल कम आउट विद 1 लाख कंटेनर। और इन 1 लाख कंटेनर से हिंदुस्तान की सप्लाई चेन की शक्ल बदल जाएगी और 30 से 40 हजार करोड़ रुपए का जो डैमेज या चीज होती है उससे एक निपटारा मिलेगा। तो कहते हैं ना कि जब कभी भी अबनॉर्मलिटी आती है वो अपॉर्चुनिटी लेके आती है। तो एपीएमएल अग्रवाल पेट्रोकेम लिमिटेड के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली। तो
इस मैं तरह के जो मेरे जितने भाई जो आज सुन रहे हैं। जी जी मैं इसी पॉइंट पे आने वाला था, क्योंकि ये जो जब भी ये कोविड के बाद जितनी भी कहानियां उभरेंगी, ऐसी कहानियां उभरेंगी जब लोगों ने अपने आप को चेंज किया, इसी दौरान चेंज किया जैसे कि आपने अभी किया। तो ये कहानियां उभर के आएंगी और सामने आएंगे हमारे पास ऐसे हीरोज जिन्होंने इस लॉकडाउन से हार नहीं मानी, इस कोविड के चलते हार नहीं मानी, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके अपनी इस परेशानी को एक अपॉर्चुनिटी के अंदर बदल दिया। यही एक सीख थी सर, जो आपसे बहुत मेनली मुझे चाहिए भी थी अपने दर्शकों के लिए। हमारा ये सेशन तो सर इंस्टाग्राम पे हो रहा है, लेकिन इसके बाद ये जो प्रोग्राम है पूरा हमारा कटेगा, एडिट होगा हमारे एडिटिंग टेबल के ऊपर और हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाएगा, जिसके अंदर करीबन करीबन 20 लाख लोग हमसे जुड़े हुए हैं। सो बहुत दूर तक आपका ये संदेश जाने वाला है, इसका मैं आपसे वायदा करता हूँ। और लेकिन सर अभी आपसे कुछ और भी जानना है। वो ये जानना है कि आपने तो एक चेंज ले आए, आप अपने अंदर ले आए। मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए काफ़ी चिंतित हूँ जो एक कन्वेंशनल बिजनेस कर रहे थे, लेकिन आज की डेट के अंदर वो शून्य हो जाएगा। जैसे मैं अगर कहूँ तो गारमेंट इंडस्ट्री, जैसे मैं अगर आपसे जिक्र करूँ तो डाई इंडस्ट्रीज, केमिकल्स की जो डाइंग करते हैं, तो ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि एक बहुत स्पेशल चीज़ों को केटर किया करते थे, वो आज खतरे में है, क्योंकि अभी कुछ समय तक ये जो चीज़ें हैं वो अभी शायद उभर के नहीं आएंगी। ज़रूरत वाली चीज़ों के ऊपर ज़्यादा जोर रहेगा। आपके आपके एक्सपीरियंस है सर, उन्हें अपने जीवन में क्या तब्दीली लेके आनी चाहिए ताकि वो काम जो है सुचारू रूप से कर सकें? तो सर, आज जो एक हम पहले कहते हैं ना, बीसी और एसी, आफ्टर क्रिस्ट और बिफोर क्रिस्ट, अब होगा एसी और बीसी का महीना, आफ्टर कोरोना बिफोर कोरोना। तो पूरे मायने बदल गए, लोगों के बिहेवियर बदल गए, लोगों के रहन सहन का तरीका बदल गया, बाइंग कैपेसिटी का अलग मायना हो गया और बिजनेस करने का तरीका तो बिल्कुल बदल गया। तो आज का जो तरीका है वो है कंसोलिडेशन। जब तक हम कंसोलिडेशन नहीं करेंगे तो इंडिविजुअल आदमी कहते कहते पहले हम साझा परिवार, तो साझे परिवार में क्या होता था कि एक बाप के 5 बेटे हैं, एक कोई खेत में काम करता है, एक मिलिट्री में काम करता है, कोई एक शहर में नौकरी करता है, एक मंडी में अनाज बेचने का काम करता है, एक पंचायती करता है। तो किसी एक का काम छूट जाता था तो 4 बच्चे दूसरे को संभाल लिया करते। पिताजी को महसूस नहीं होता था कि मेरा काम छूट गया है क्या, क्योंकि वो कभी कोई सहारा दे दिया, कभी कोई सहारा दे दिया। यदि वो मान लो गलती से एक ही होता और नौकरी छूट गई तो वो तो दिवालिया हो जाता। तो आज हम कंसोलिडेशन करके 4-4, 5-5 पार्टनर बनेंगे। आप जैसे गारमेंट्स की बात करें, गारमेंट्स वाला एक क्या मैन्युफैक्चर करेगा, वो किसी से रॉ मटेरियल लेगा, और गारमेंट्स वाला अल्टीमेटली किसी छोटे कंज्यूमर को बेचने के लिए छोटे छोटे लोगों को, जैसे इंडिया की बात कर रहा हूँ, वो एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, अज्यूम करो, वो किसी छोटे लोगों के लिए शोरूम में बेचने के लिए या कहीं पटरी पे बेचने के लिए इस तरह का उसका प्रोडक्ट है, उसको वो देगा, वो आगे सेल करेगा और फिर उसके पैसा आएगा, घूम फिर कर इस तरह से सबकी साइकिल चलती है। तो आज का जो मॉडल जो बनेगा वो अमूल घी, अमूल दूध जो आज सक्सेसफुल है और कोरोना के अंदर तो डबल सक्सेसफुल हो गया, और ये एक मॉडल कोऑपरेटिव टाइप का इतना इंडिया के अंदर उसने नाम कमाया और एक एग्जाम्पल बन गया। यदि ऐसे मॉडल होंगे तो सबका लाभ होगा, सबका विकास होगा, और कभी भी एक आपत्ति आई तो सब लोग मिलकर उस मॉडल को चला लेंगे। तो इस तरह से ये जो पार्टनरशिप चलेगी हमारी, तो मेरा अपना मानना है कि सभी लोग उसके कोऑपरेटिव के पार्टनर बनेंगे। जो रॉ मटेरियल बेचता है वो कहेगा कि कोऑपरेटिव का मैं पार्टनर हूँ, चलो मैं इसमें 30 रुपए डालता हूँ। मैन्युफैक्चर कहेगा चलो मैं भी 30 डालता हूँ। दूसरा जो आदमी बेचने वाला है कहता है मैं भी 15 रुपए डालता हूँ। फुटपाथ पे रेडी लगाने वाला बोलता है मैं भी 5 डालता हूँ। एक कहता कि मेरा खून पसीना डालता हूँ बट 1 डालता हूँ। हम सारे पार्टनर बन गए और सारे पार्टनर बन के उसको दौड़ेंगे और उसको काम को लेके जाएंगे। सबका इंटरेस्ट एक से है। तो इस साइकिल के ऊपर जो काम करेंगे, इस टाइप का कोऑपरेटिव, ये धंधों का एक आने वाला बाजार है और सक्सेसफुल है। इसमें कुछ भी नहीं, लाइक माइंडेड लोग इसमें जुड़ेंगे
आई डोंट थिंक पब्लिक एट लार्ज जुड़ेगी। 20-20 लोग जुड़ेंगे लाइक माइंडेड, फेयर होंगे बिजनेस में, ट्रांसपेरेंट होंगे बिजनेस में, एक दूसरे पे विश्वास करेंगे और अपने प्रॉफिट को तय करेंगे कि मेरे को 6% ही कमाना है, मेरे को 12% ही कमाना है, क्योंकि कस्टमर उनका विश्वास करेगा जो आदमी इस तरह का बिजनेस लाएंगे। तो आज जितने मेरे छोटे छोटे जो लोग हैं, कपड़े वाले, और वाले, उनको ये बिल्कुल आज नहीं तो कल उनको ये कंसोलिडेट करना है। उनको दिमाग में भूल जाना कि वो मेरा कंपटीटर है, कोई कंपटीटर नहीं है। 3-3, 5-5 लोग मिलो, बायर मिलो, रॉ मटेरियल बेचने वाले मिलो, सेल करने वाला मिलो और फर्दर रिटेल सेल करने वाले मिलो। ये पांचों का ग्रुप मिलेगा, एक कंसोलिडेट बनाएगा, वही सक्सेस होगा। अब हम ट्रांसपोर्ट के अंदर भी क्या कर रहे हैं, मेरे पास गाड़ियां हैं, किसी के पास ट्रक है, किसी के पास गोडाउन है, किसी के पास ऑफिस है, किसी के पास कुछ है। हम 5-6 लोग मिल रहे हैं और मिलने के बाद यू विल नॉट बिलीव 20 से 25% खर्चे हमारे कम हो जाएंगे। क्या ट्रांसपोर्टर एक ऑफिस में हमारे आदमी बिठाएंगे और वो 20% का यदि हमारा कम हो गया खर्चे, तो हमारे कोई हिला नहीं सकता। तो कंसोलिडेशन सिखा दिया इस पीरियड ने हमारे। सर एक चीज़ और आपसे जानना चाहूँगा, आपके अनुभव से और आपके ज्ञान से, जो आपने आत्मनिर्भरता के बारे में जाना होगा हमारे प्रधानमंत्री जी के संदेश के बाद, वो कुछ अलग ही होगा, मैं ये समझता हूँ। जितना एक आम हिंदुस्तानी, आम नागरिक हम समझ पाए हैं इस आत्मनिर्भर मॉडल को, उससे कहीं ऊपर है ये असल में मॉडल। कुछ सर इसके ऊपर भी रोशनी डालिए। आप देखो, मैं एक बहुत बढ़िया आपको आत्मनिर्भरता के ऊपर अपना ही कंपनी का एग्जांपल देता हूं। हमने इस लॉकडाउन में करीबन, मैं कहता हूं कि मेरे पास बिहार, यूपी, छत्तीसगढ़, झारखंड के अप्रोक्सीमेटली 3,500 कर्मचारी थे। पहले 15 दिन तक तो हमारे कर्मचारी खूब बैठे रहे, फिर भगदड़ मच गई, चलो गांव की तरफ। हम भी रोकना चाहते कि नहीं सर, घर से बहुत याद आ रही है, घर से फोन आ रहे हैं। हमने कहा भाई अब जैसे आपकी मर्जी, क्योंकि जब भावना को आप ज्यादा ठेस नहीं पहुंचा सकते, धन की तो मदद कर सकते हो। तो 3,500 में से जो बाहर के थे, उसमें से 3200 लोग हमारे चले गए। अब हमारे को ऑर्डर आने शुरू हो गए। हमने अब सोचा कि अब करें क्या। और हमारी जो शिफ्टिंग होती है एक साल में 1,20,000, 1,22,000 की होती है। पर डे की शिफ्टिंग जो होती है अप्रोक्सीमेटली 500-600 लोगों का घर सामान हम पर डे शिफ्ट करते हैं। तो इस तरह से अब शिफ्टिंग इतनी हो गई, अब आदमी नहीं है। तो हमने प्लान किया कि हम क्यों न पूरे हिंदुस्तान में 734 जिले हैं, 734 जिले हैं, हर जिले में हमारा काम है। तो हमने लोगों को कहा कि एपीएमएल अग्रवाल पैक्का लिमिटेड और साथी का मतलब दोस्त, तो एपीएमएल दोस्त के रूप में हमने एक आवाज दी। जो भी 4 आदमी का ग्रुप बनाएगा, अपने गांव में, अपने में जिले में रहकर हम जूम के ऊपर ट्रेनिंग देंगे, कोई राशि नहीं लगानी। आपकी डिपॉजिट वैसे 1 लाख लेते हैं उसके लिए, पर आपके लिए अब 1 रुपए का डिपॉजिट लेंगे। कोरोना पीरियड के अंदर जो भी मेरा साथी बनेगा, और एक आदमी मिनिमम 30,000, मैक्सिमम 70,000 रुपए तक कमा सकता है, उसकी मेहनत के ऊपर निर्भर करता है। और आप अपने बिजनेस आपके हाथ, आप आत्मनिर्भर होकर काम करो, कोई नौकरी वाला काम नहीं। ऐसे हमारे 60-70 आत्मनिर्भर एपीएमएल साथी बन गए और अब धीरे धीरे करते करते हम इसके ऊपर आगे बढ़ गए। मैं समझता हूँ कि हम 500 तक बना लेंगे। तो ये लॉकडाउन ने कितना बड़ा हमारे को सिखा दिया, क्योंकि जो मैन पावर पे डिपेंड होते थे, आज हम उस पर डिपेंड न होकर हमारे साथी इतने बन जाएंगे। तो हमको आत्मनिर्भरता बना दी, टू ताकि मैन पावर ना हो। दूसरा, हम मशीन हम कभी यूज नहीं करते थे हिंदुस्तान में, क्योंकि लेबर सस्ता मिलता था। तो अब ऐसा महसूस हो गया कि कब पता नहीं इस तरह का एकदम आफत आ जाए और इस तरह की भगदड़ मच जाए। तो हमने इस तरह का एक काम किया है, जहां हमारे 4 आदमी काम करते थे तो केवल 2 ही करेंगे, कि 2 का मशीन काम करेगी। तो मशीन की तरफ आ गए। तो जो आत्मनिर्भर हम भी बने, हमारे जो लोग काम कर रहे हैं उनको भी हमने कहा कि अब नौकरी मत करो, आप 3-3, 4-4 लोग बनो और एक ठेकेदार बनो, एपीएमएल साथी बनो, अपना व्यापार खुद करो। जितना कम काम करोगे उतना कमाओगे। तनख्वाह में तो क्या है, 10 बजे आ गए, 6 बजे चले गए। अब तुम 4 घंटे पहले आओ, 2 घंटे पहले आओ, 2 घंटे बाद में जाओ, डबल कमाओ। तो आत्मनिर्भरता का जो संदेश है,
इसके अंदर कोरोना के अंदर वास्तव में खूब अच्छा मिला है। यदि लोग उसको पॉजिटिव वे से समझे, कोई ये दुखी होता रहे अरे भाई नौकरी चली गई मर गई, नौकरी गई नहीं, उनको पांव पे खड़ा होने का चांस मिला है। हाँ, नौकरी गई नहीं, वो आप पांव पे खड़े होंगे इस मौके पर। ओपी जिंदल जी कहा करते हमारे, मैं उसी गांव से हूँ नलवा से, मेरे वो हमेशा वेल विशर रहे और मेरा रोल मॉडल भी आज मानता हूं, तो मैं ओपी जिंदल जी को मानता हूँ, मेरे चाचा लगते हैं परिवार में। वो हमेशा मैं उनके पास बैठता था, पढ़ता था जब जाट कॉलेज हिसार के अंदर, तो 2-2 घंटे उनके पास रहने का मौका मिलता था। वो कहा करते थे कि भाई कभी भी हमारे को नौकरी लेने वाला नहीं बनना चाहिए, देने वाला बनना चाहिए। मैं कहता था किस तरह बनेंगे, बोला बस इतनी है कि अपने दिमाग में रहो कि मैं नौकरी देने वाला बनूं, और ये दिमाग में डाल लिया तो आपकी सोच के अंदर नौकरी देने वाला माइंड में बैठ जाएगा, एंड यू विल बी एंटरप्रेन्योर। स्टार्ट फ्रॉम 5, देन द टाइम विल कम 5000, द टाइम विल कम 50,000। तो ये कोरोना का पीरियड नौकरी। हमारे साथ एक लॉयर जुड़े हैं, देश के बहुत विख्यात कामेश्वर गुंबर, जिन्होंने फजलका, जिनके पिता ने फजलका को एक डिस्ट्रिक्ट का ओहदा दिलवाया। और ये कामेश्वर जी एपीएमएल साथी के बारे में काफ़ी कुछ बता रहे हैं कि उनको बहुत अच्छा लगा। कामेश्वर जी को मैं बताना चाहूँगा, अभी अभी जुड़े हैं क्योंकि, तो रमेश जी ने हमारे को बहुत अच्छा एक मॉडल बताया सर, कोऑपरेटिव जो वे में जो हम काम करेंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरह काम करेंगे। कोविड काल के बाद का जो पीरियड रहेगा सबके लिए मंगलमय और सुखदायक होगा। सर ये तो बात हुई, आपसे हमारे को जो प्रेरणा मिली उसके लिए मैं खास तौर पे सर, खास तौर पे छोटे व्यापारियों के ऊपर एक बार आपसे फिर, क्योंकि हमारे यहाँ पर जैसे भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं दीप संधू जी, ये एक मेकओवर आर्टिस्ट हैं। मेकओवर आर्टिस्ट, अब उन्होंने भी बहुत स्ट्रगल के बाद एक ऐसी उम्र के अंदर अपना एक काम को जमाया था जहां जो है वो अपने आप को बिजी रख पा रही थी बच्चों की शादियों के बाद, और एक सिंगल वुमन होने के नाते उनके लिए स्ट्रगल्स काफ़ी रहीं। ऐसी बहुत सी कहानियां हैं सर हमारे देश के अंदर। उन सब के लिए हमारी कोऑपरेटिव जो मूवमेंट है, या जिस तरह से एक सहकारी समिति से हम जो काम करेंगे, वो कैसे कर पाएंगे? मेक ओवर आर्टिस्ट हुए, हेयर स्टाइलिस्ट हुए, ऐसे प्रोफेशनल्स के बारे में आप क्या कह सकते हैं, क्या राय है आपकी? आज से यदि कोरोना से पहले की बात करूं, हमने जनवरी के अंदर 500 लोग बुलाए थे। हमारी हर साल एनुअल मीट होती है पूरे हिंदुस्तान में, 130 ब्रांच होती है। इवन सिंगापुर से भी हमारे ब्रांच के ऑफिस आते हैं, वहां पोर्ट ब्लेयर से भी आते हैं, अगरतला से भी आते हैं, और लेह लद्दाख से भी आते हैं। और हमारा इस टाइप का पूरे 5 स्टार में हम इकट्ठे होते हैं। एक 40-45 लाख रुपए का हमारा खर्चा होता है। हर साल 2 दिन 3 दिन की सेमिनार रहती है। यदि मान लो यदि कोरोना से के बाद ये सेमिनार होती तो 1 भी रुपया खर्चा नहीं होता। हम सारा जूम पे करते थे, सारी ब्रांचों, खूब मस्ती से एक दूसरे से मिलते थे, सारा काम होता था। हमारा 20-25-50 हजार रुपये का काम, क्योंकि हमारे को पता नहीं था कि इस तरह से भी मीटिंग हो सकती है, पूरा देश इकट्ठा हो सकता है। सिमिलरली जो अपने बहन जी जो मेकअप की उनकी बात करती है, देखो क्या होता है कि कंज्यूमर जो होता है वो बड़ा ताकतवर होता है, किसी को भी खड़ा कर सकता है, किसी को भी मतलब बिखेर सकता है। अब हमारे को 2 वे होते हैं हमारे, कि मैं जो काम करूं कंज्यूमर के हित के लिए करूं, न कि मेरे बैलेंस शीट के लिए करूं, न कि मेरे प्रॉफिट के लिए करूं। जब मैं कंज्यूमर के लिए हित करूंगा, हमने अपने जिंदगी के अंदर, जब मैंने मेरा करियर शुरू किया, मेरे पिताजी से एक ही सीख ली कि तुम्हारा जो पेट भरेगा, वो पेट भरने वाला जो भगवान, वो ऊपर वाला जिसकी अगरबत्ती लेकर आप मूर्ति के सामने पूजा करते हो, ये पता नहीं कब देगा, कब तुम्हारे से खुश होगा। मगर तुम्हारा जो भगवान जो डेली तुमको दिखता है, तुम्हारे दर पे आता है, तुम्हारी दुकान पे आता है, तुम्हारे को नगद देता है, और तुम्हारी को पैसे देकर वो बच्चे का पालन करता है, वो तुम्हारा रियल भगवान है। तुमको पूजा करनी है तो इस भगवान की पूजा करो, यानी कि अपने क्लाइंट रूपी भगवान की पूजा करो, जो तुम्हारे को आज यहां से नहीं पता नहीं कहां खड़ा कर देगा। तो मैंने मेरा भगवान की जो पूजा करी, मैं एवरीडे मेरे भगवान से मिलता हूँ। लोग बोलते हैं आप अपने भगवान से कैसे मिलते हो? मैं तो बोला जी नकली भगवान पे विश्वास नहीं करता, मैं तो उसके साक्षात्कार भगवान पे विश्वास करता हूँ, जिसको डेली मिलता हूँ।
मेरे ग्राहक से मिलता हूँ, मैं उसकी चिंता करता हूँ, उसकी तकलीफ को मेरी तकलीफ से मतलब जोड़ लेता हूँ, और जब तक उसका निवारण नहीं होता मैं चैन से नहीं बैठने देता। तो उस भगवान ने मेरे को आज यहाँ पर खड़ा किया है। तो जो बहन जी जो है उनको क्या सोचना पड़ेगा कि मेरा ग्राहक जो ऑलरेडी इनके पास आते थे, उनकी सूची होगी, उन ग्राहक को चलकर फोन करे कि बहन जी आपका आप दूर बैठे हैं, मेकअप के लिए तो नहीं आ सकती, मगर मैं आपको कम्प्लीमेंट्री बताती हूँ कि आप जूम पे आ जाओ, आप ये सामान निकाल लो, ये करो, ऐसा करो, वैसा करो। जब भी आप एडवाइस बोलोगे मैं आपकी हाजिरी में तैयार हूँ। और रही ये कम्प्लीमेंट्री, दोबारा कोई पूछोगी तो कोई बात नहीं, मैं घर पे आकर आपसे 500 रुपए की फीस लेती थी, अब सिर्फ मात्र मैं 100 की लूंगी। तो ऐसे करते करते उनकी छातीभूत बनेगी और एक चैन बन जाएगी, जूम वाली, मेकअप वाली बहन जी। और द डे विल कम, ये एक बहुत बड़ा हिंदुस्तान में चैन बनेगी। तो आपको सबसे पहले ग्राहक को भगवान मान के उसको क्या बेनिफिट हो, क्योंकि ग्राहक भगवान है। आपको शायद ये तो मालूम हो गया कि भगवान कभी लेता नहीं, भगवान का काम है केवल देना, मगर अपन खुश करने के लिए इस पे चढ़ाते हैं बस। तो हमारे जो ग्राहक है वो भगवान है, यदि आप कुछ दोगे ना वो कई मल्टीपल वापस देगा आपको, वो कभी लेना नहीं जानता। तो आज केवल कस्टमर के प्रति क्या बढ़िया करें इस सोच बनाओ, उसके बाद ये सारे घर में बैठ के ही काम करोगे आप, और यूल गेट बेटर अपॉर्चुनिटी। क्या बात सर, आप अपने आप में एक इंस्टीट्यूट हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई शक नहीं। आज आपकी इन एडवाइजेस का असर जो आने वाले समय में होने वाला है, शायद मैं तो भी अंदाज़ा नहीं लगा सकता, लेकिन ये बात तो बहुत पक्की है कि इस वीडियो को मैं बहुत शेयर करूंगा और सभी को बोलने वाला हूं कि वो आगे आगे शेयर करें, क्योंकि इस वीडियो के ज़रिए जो सोच हमें मिल रही है, इस देश को जो प्रेरणा मिलने वाली है, वो शायद हमारे को कोविड काल के बाद बहुत आगे ले जाएगी, बहुत अच्छे से आगे ले जाएगी। सर, मैं एक बार फिर से आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। आपने अपना कीमती समय हमें दिया, आपने इतनी अच्छी एडवाइजेस दी, और हमारे बीच उतरकर, ज़मीन पर उतरकर जिस तरह की एडवाइजेस आपने हमारे को दी हैं, वो ये शो करता है कि आप कितने चिंतित हैं इस देश को लेकर, इसकी भावनाओं को लेकर। मैं फिर से आपको बहुत बहुत नमन करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ, और आपसे जुड़े रहूँ इसके लिए आपसे विनती करता हूँ कि मुझे अपने साथ यूं ही बनाए रखिएगा। थैंक यू सर।